बाबा साहब क्या बोले थे कि मेरे और आपके हित में टकराव होगा तो मैं अपना बलि दे दूंगा, लेकिन मेरे समाज और देश के हित में टकराव होगा तो मैं देश की बलि दूंगा, मैं समाज को बचाऊंगा। ये बाबा साहब का है ना। बाबा साहब की स्टेटमेंट। पहले फंडामेंटल बात समझिए। BN राव थे बड़ा बाबू, ICS, IAS ऑफिसर जिसको आप कहते हैं आज। 1942 के आंकड़ों के हिसाब से 1076 में एक सिर्फ दलित था। ठीक, इसका मतलब 1075 लोग, वो कौन लोग थे? सब वही थे। 50% से ज़्यादा हिंदू अपर कास्ट थे। तो ये सब क्रांति कर रहे थे कि हुकूमत का सलाम बजा रहे थे। सर टाइटल किसको मिला? राय बहादुर सर। ये सब अंग्रेज के सब एजेंट थे। इसको राय बहादुर सर, तमाम तरह तरह के उपनाइट ये वो दिया गया। कौन थे वो? लगान फिल्म देखा था ना आपने? तो राजा साहब को थप्पड़ लगती है ना, लगती है ना थप्पड़। तो ये थप्पड़ खाने वाले लोग बहुत सारे थे जिनको बड़ी बड़ी उपाधियाँ दी जाती थी। ICS का जो एग्ज़ाम होता था तो कुछ नॉमिनेट भी होते थे। अच्छा। पता है आपको? नहीं, एग्ज़ाम से कुछ लोग जाते, कुछ नॉमिनेट भी होते थे। तो बाबा साहब का गुस्सा है कि हमारे लोगों का नॉमिनेशन क्यों नहीं हो रहा है। 1942 में बाबा साहब क्या थे? 20 जुलाई के आसपास मैं कह रहा हूँ। 1942 में बाबा साहब क्या थे? कैबिनेट मिनिस्टर, लेबर डिपार्टमेंट के मंत्री। और जाके पूरा उठा लीजिए वॉल्यूम्स, कितने काम उन्होंने किए उस पर नहीं जाऊँगा मैं। महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए दिल्ली में पुनर्वास कॉलोनी, यमुना सफाई से तमाम सब काम। उस समय BN राव क्या थे? क्या थे BN राव? ICS ऑफिसर। तो मैं मिनिस्टर कैबिनेट हो जाऊंगा तो IAS ऑफिसर क्या रहेगा मेरा? सेक्रेटरी। तो भाषण हमको जो देना होगा एक आइडिया दे देंगे कि राहुल मुझे इस बात पे बोलना है, ज़रा मटेरियल इकट्ठा करो। मोदी जी अपने से भाषण देते हैं, कौन लिखता है? सारे IAS लिखते हैं। लेकिन वो मोदी के नाम से आता है ना। वो टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाता है तो वो करने लगते हैं वो। बिल्कुल। बाबा साहब को नहीं पढ़े हो तो पहले पढ़ लेना। बाबा साहब अपने सेक्रेटरी को उन्होंने कहा, किसी ने कहा कि लॉर्ड लिलिथो के नाम पर एक सड़क होना चाहिए दिल्ली में। तो बाबा साहब ने अपने सेक्रेटरी से पूछा, अंग्रेज था वो, कि क्या इज़ इट पॉसिबल? तो सेक्रेटरी ने कहा कि नो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तब कहते हैं कि उस ज़माने में सेक्रेटरी की बात भी हम लोग सुन लिया करते थे। अब सेक्रेटरी कोई काम का आदमी नहीं है, जो हम कहते हैं वो सुनता है। कि आज मैं बोल दूं कि लॉर्ड लिलिथो पे सड़क होना चाहिए, कोई सेक्रेटरी मना करेगा? बोला 4 सड़क होनी चाहिए सर। मंत्री जी को खुश करना। हाँ, मंत्री जी को, अगर मंत्री जी कह दें कि बेनजीर भुट्टो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी तो सेक्रेटरी क्या बोलेगा? थी। यस। बोलेगी 4 बार थी सर। वो जानते हुए कि नहीं थी, वो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर थी। तो ये तो हालत है अभी सेक्रेटरी की औकात। अगर मोदी जी कह दें कि हम पहले चाइना को हम कब्जा कर लेना है कल, तो सेक्रेटरी क्या बोलेगा? आज ही कर लेंगे सर। अभी ये हाल है। पहले बेसिक बात अगर नहीं समझ में आए ना तो बहस नहीं करना चाहिए। तो पंडित जी ने कोई रेफरेंस नहीं दिया कुछ नहीं। तो ये गपौड़ी संघ है, समझे ना? गपौड़ी 4 वो गप्पी बैठ गया। वो कह रहे हैं कि मनुस्मृति को उन्होंने जलाया, इसलिए सम्मान नहीं करेंगे। हम बोले कोई बात नहीं, अब मत कीजिए। तब मनुस्मृति में हिंदू महिलाओं के बारे में क्या लिखा हो, जरा बताइए जरा लोगों को। ये सवाल तुम पूछेंगे ना कि महिलाओं के बारे में मनुस्मृति में क्या लिखा है, पंडित जी जरा इस पे बोल लो। शूद्रों अतिशूद्रों में क्या लिखा गया, इस पे बोल लो। आज भी कोई आदमी या धर्म मुझे अगर नीच मानेगा उसको मैं लात मारूंगा। अभी भी चुनौती। उस ग्रंथ में वो किसी का पेट चलता है उस ग्रंथ से, है ना? इसलिए उसको बनाए रखना चाहता है। हाँ, संविधान से भी उनका पेट चल रहा है। जितने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और जजेज हैं, उनको सैलरी संविधान की वजह से मिलती है कि मनुस्मृति की वजह से मिलती है? कैसे मिलती है? संविधान की वजह से मिलती है। कोई मुझे कहेगा कि मैं नीच हूँ और इसे बोलेगा तो पहले उसको लात मारूंगा मैं। नेता नहीं बोलेगा ना।
सबको वोट लेना है। सर सवाल लेकिन वही आता है निकल करके कि जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में गलत तरीके से पेश किया गया ब्राह्मण सभा में, और वो कह रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने, मुझे दलित लीडरशिप पे शर्म आती है, इस देश के दलित नेताओं पर शर्म आती है मुझे। उसके 1 किलोमीटर के रेडियस में कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे होंगे, बड़े बंगले लेके रह रहे होंगे, पब्लिक के टैक्स के पैसे से उनको पूरा सैलरी मिल रहा होगा, हैं, एयर कंडीशन होगा, गीजर लगा होगा, 24 घंटा सब फ्री है, सब फ्री है। 1.5 लाख टैक्स फ्री तनख्वाह मिला होगा, 1.5 लाख से ज़्यादा, अब बाकी सब फ्री है, जहाज का टिकट सब कुछ फ्री। तो बाबा साहब इसीलिए संघर्ष किए थे। इन नेताओं को शर्म आ रही कि नहीं आ रही है? मतलब जिन नेताओं को बोलना चाहिए था इस पर वो नहीं बोले। ये तो खैर हमने पिछले वीडियो में भी बड़ा गुस्सा भी आपने प्रकट किया और खेद भी प्रकट किया हम लोगों ने। लेकिन अब सवाल वहीं आता है घूम करके कि डॉक्टर अम्बेडकर उस अपने ऐतिहासिक भाषण में, जो आपने बताया कि 55 मिनट का भाषण बाबा साहब का संविधान सभा में है, और उसमें BN राव के बारे में तो उन्होंने एक लाइन में 2 शब्दों में कंप्लीट कर दिया कि BN राव ने कच्चा मसौदा तैयार किया था। उनका भी एक आंशिक योगदान है, छोटा सा योगदान है। अम्बेडकर वॉज ए बिफोर कमिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, अम्बेडकर मतलब 1919 में स्कॉलर बन चुके थे। वो जाके वहाँ पे ड्राफ्टिंग ये जो आया था साउथ बोरो कमेटी, उसमें मेमोरेंडम दे चुके थे। साइमन कमीशन में मेमोरेंडम दे चुके थे। राउंड टेबल के पार्ट थे, उसमें BN राव कहाँ था? गांधी अंबेडकर को बुलाया ना, अम्बेडकर इज राइट। आप पढ़िए बाबा साहब के वॉल्यूम में कि अंबेडकर सही कह रहा है, ऐसे। उसमें BN राव कहाँ था? लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण सभा में कि जब अम्बेडकर और तमाम लोग 45 रुपये पर डे ले रहे थे तो BN राव साहब ने कहा था कि नहीं, ये माँ भारती ने काम मुझे सौंपा है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा। तो कहाँ लिखा है बताओ? अब 45 रुपया कम था, और ज़्यादा लेना चाहिए था। नेताओं के घर जो एक्टिविस्ट लोग होते हैं उसके घर 10 लोग जाते हैं ना, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, कम लिया था, और ज़्यादा मिलना चाहिए था। नेहरू को भी मिलना चाहिए था, राजेंद्र बाबू को भी मिलना चाहिए था, और मिलना चाहिए था। इन लोगों ने अपना कोई प्रॉपर्टी बनाया? नेहरू ने, ये दलित समाज को भी मैं पूछता हूँ कि नेहरू ने अपना पूरा इलाहाबाद का बंगलो जो है दान दे दिया ना? बिल्कुल दान दिया ना। अभी भी नेहरू म्यूजियम है, वहाँ जाके देखिए, उसकी कीमत अभी हज़ारों करोड़ में होगी। वो दान दे दिया, इसको भी गाली दे देंगे। आपने कौन सा दान दिया? आपने तो सबको चमचा बोल के पैसा ठग लिया। अच्छा सर, एक सवाल हम घूम करके फिर वहीं आते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस धन्यवाद भाषण में और किस नेता के बारे में क्या कह रहे हैं? ऐसा है, पहला तो कह रहा है मैं सुधारक नहीं विद्रोही हूँ। अम्बेडकर साहब का भाषण है ना, भाषण जाके पढ़िएगा। रेफरेंस दे दिया था पिछले एपिसोड में ही, अब नहीं दूंगा, क्योंकि दलित लोग को फ्री में आरक्षण मिल गया है ना। कोई संघर्ष वो तो किया नहीं, एक आदमी लड़के कुछ दिला के चला गया, पढ़ता नहीं है, सब उसको रेफरेंस चाहिए तुरंत। तो जाके किताब घर में रखे, वो खरीद के सब रखा हो किताब। जितने बाबू लोग हैं ना, IAS ऑफिसर, ये फलना, सबके घर में किताब है। उससे पूछो जरा, एक बार पढ़े थे? पढ़े नहीं है, सजा रखी है। सजा रखी है, तो रेफरेंस नहीं दूंगा। उन्होंने 25 नवंबर 1949 को कहा कि मैं सुधारक नहीं विद्रोही हूँ। अब आइए जो कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ भाषण के अंश में आपको सुनाता हूँ। इसका फीस देना पड़ेगा आपको? हाँ बिल्कुल फीस देंगे सर, कोई नहीं। नहीं, हमारे लोग ना भंते पुजारी सबको फीस देते हैं, इंटेलेक्चुअल फ्री का चाहिए। हाँ, तो मैं अपील भी करता चलूँ कि जो लोग हमारे इस वीडियो को, ये खास बातचीत है, विमर्श है, क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है कि जवाब तो देना पड़ेगा। तो जो लोग देख रहे हैं, आप फीस तो क्या दोगे, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिए जी। हाँ नहीं, मैं तो कहता हूँ कि किसी को बुलाते हो, 3 दिन टाइम जाता है, थकावट होती है। मैं लौटा हूँ तो 2 दिन पहले आपने देखा, और मेरे चेहरे पे जो थकावट थी आपको दिख रहा होगा। तो अब अच्छा, पंडित जी को बुलाते हो, पैसा देते कोई नहीं देता? हाँ बिल्कुल देते हैं लोग। आप हम तो नहीं बुलाते। नहीं, भंते को बुलाते हो ना? भंते जी को बुलाते हो, देते पैसा देते को नहीं देता। तो राहुल नागपाल कविता पाठ करने जाएगा तो उसको पैसा क्या नहीं देगा? फिर तो फ्री का ऐसा बोलता हूँ ना, तो समझता है कि हम इसी बोल रहे हैं। कितना इसमें देखिए, दिखाया वीडियो में, इसमें कितने टिक लगे हुए हैं, कितने कलर के हैं। एक एक लाइन में पढ़ता हूँ, उसको समझता हूँ, तब
तब मैं बोलता हूँ, ऐसे नहीं बोलता हूँ मैं। ये R.K. सिधवा, मेंबर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, वो कह रहे हैं यह संविधान सर्वोत्तम है। लोगों को यह बताना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। मुझे उम्मीद है कि संविधान सभा का हर सदस्य यही कहेगा। हम में भले कितने ही मतभेद हों, लेकिन इस संविधान के बारे में हमें गर्व है। हम दुनिया इस बात को स्पष्ट करेंगे ताकि दुनिया को पता चले कि यह दस्तावेज संदर्भ के लिए उपयुक्त है। 26 जनवरी 1950 के ऐतिहासिक दिन हमारा सार्वजनिक जनतंत्र राज्य होगा। मुझे गर्व है कि उस दिन इस संविधान को कानून का स्वरूप प्राप्त होगा। आगे, पंडित ठाकुरदास भार्गव, मसौदा समिति और उसके सभी सदस्यों के प्रति हमें किस प्रकार कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। कानून के बारे में कुशाग्र बुद्धि, अथक परिश्रम, अति उच्च प्रकार का कौशल, दृढ़ आत्मविश्वास, आधुनिकता के साथ इन गुणों के युक्त मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान सभा के माध्यम से नेतृत्व किया और इस संदर्भ में निर्माण हुए सभी उलझी गुत्थियों को हल किया। ठीक है। बेगम एजाज रसूल, उनका स्टेटमेंट है कि संविधान ने भारतीय जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को मूर्त रूप प्रदान किया है। शब्द योजना प्रावधानों की कसौटियाँ पर संविधान का अगर मूल्यांकन करना हो तो दुनिया के संविधानों में ये संविधान श्रेष्ठ प्रकार का साबित होगा। इस बारे में हमारे मन में संविधान के प्रति जो गर्व की भावना है वो न्यायोचित ही कहलाएगी। इस महती मार्गदर्शक कार्य के लिए मैं डॉक्टर अंबेडकर और मसौदा समिति सदस्यों का अभिनंदन करती हूँ। मतलब जितने भी लोग बोल रहे हैं बाबा साहब को धन्यवाद कर रहे हैं, BN राव का तो कोई नाम भी नहीं है। नहीं, सुनिए अब आगे। धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। धर्मनिरपेक्षता का आग्रह पूर्वक प्रतिपादन हमारे संविधान की पवित्रता है और हमें इस पर गर्व है। इस धर्मनिरपेक्षता की भावना को हमेशा बल मिलेगा और कभी उसे कलंकित नहीं किया जाएगा, जैसे आज किया जा रहा है। हमारे दलित भी पालकी ढो रहे हैं ना उनका। इसका मुझे पूरा भरोसा है। भारत के लोगों की एकता इसी पर निर्भर करेगी। बाबा साहब क्या बोले थे कि मेरे और आपके हित में टकराव होगा तो मैं अपना बलि दे दूंगा, लेकिन मेरे समाज और देश के हित में टकराव होगा तो मैं देश की बलि दूंगा, मैं समाज को बचाऊंगा। ये बाबा साहब का है ना। बाबा साहब की स्टेटमेंट। चलिए, नहीं आगे कह रहे हैं JP चतुर्वेदी नाम के एक बड़े पत्रकार थे उसमें। ये पंडित जी को नहीं पता होगा। JP चतुर्वेदी, उनको एक काम सौंपा गया था कि संविधान सभा में जो भी काम हो रहा है उसकी आप रिपोर्टिंग रोज करेंगे। ठीक है। तो रिपोर्टिंग करते थे उस समय। उनको भारतीय पत्रकारिता का जनक माना जाता है। आप लोग पत्रकार लोग हैं और आप लोगों को नहीं पता होगा नाम शायद। JP चतुर्वेदी जनक। वो कह रहे हैं कि संविधान के कार्य में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान के बारे में मैं कह सकता हूँ कि उस जमाने में उन्हें करीब से देखने का उच्चतम अवसर मिला। पंडित जी बाबा साहब को देख करके कृतज्ञ हो गए। हाँ, डॉक्टर बाबा साहब को चुनौती देना असंभव था। वह दुनिया के सभी संविधानों के विद्वान थे। उनसे चर्चा करने का मौका मिलना बौद्धिक दावत हुआ करती थी। जैसे आप मेरे घर आते हैं तो आपकी भी बौद्धिक दावत हो जाती है। नई नई बात आपको बताते हैं। जॉन डेवी के बारे में बताया। बौद्धिक, ये पंडित जी लिख रहे हैं। और मुझे ऐसे मौके मिला करते थे, बार बार उनके पास जाना। ये पंडित जी कह रहे हैं। और बहुत सारी बातें हैं, सब नहीं बताऊंगा। संविधान के मशहूर विशेषज्ञ SB पायली, उनका स्टेटमेंट है कि अपनी विद्वता, कल्पना शक्ति, तर्कनिष्ठ, वाक्पटुता और अनुभवों को डॉक्टर अंबेडकर ने दांव पर लगाया। क्या लगाया? पूरा करियर दांव पे लगाया। बेहद कठिन सवाल पर भी उनका जबरदस्त उत्तर हुआ करता था। उसमें सोचो जरा, कल्पना करो कि जवाहरलाल नेहरू बैठे हैं, राजेंद्र प्रसाद बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लर्नेड लोग बैठते थे उसमें। आज जैसा पार्लियामेंट नहीं था ना।
आज तो बहुत कूड़ा कबाड़ी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आता है, कुछ ही बोल देता है। वो लर्नेड लोगों का सभा थी ना, राजे महाराजे भी थे उसमें, नवाब थे, सारे लोग बैठते थे। मतलब वो ड्रेस कोड खाली तुम कल्पना कर लो कैसे लोग बैठते होंगे। आज टाइप से कूड़ा कबाड़ी टाइप से नहीं, जो मर्जी है बोल दिया, वो नहीं, वो लोग कह रहे हैं। और राजेंद्र प्रसाद, अब सुन लीजिए आप, वो BN खर्रे थे चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के उस समय। जरा चिट्ठी का मजमून सुन लीजिए। और ये सब तुम्हारा काम कौन कौन मिशन वाला है? बहुत सारे लोग हैं। सब कहता वही मनवादी था, वही मनवाद, सारे मनवादी थी, खाली तुम ही कम्युनिस्ट समतावादी हो। उन्होंने क्या लिखा है जरा सुना देता हूँ कि विजय खेर को 30 जून 1947 को एक चिट्ठी लिखा, और चिट्ठी में राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं कि अन्य किसी बात के बारे में न भी सोचे तो हमें लगने लगा है कि संविधान सभा और जिन विभिन्न समितियों पर डॉक्टर अंबेडकर की नियुक्ति हुई है उनमें उनका कार्य इतना अमूल्य है कि हम उनके योगदान से वंचित नहीं रहना चाहते। वह बंगाल से चुनकर आए थे। उस प्रांत के विभाजन के बाद उनका संविधान सभा की सदस्यता खत्म हो चुकी। संविधान सभा का अगला सत्र 14 जुलाई से शुरू हो रहा है और मैं चाहता हूं कि उसमें उनकी सहभागिता हो, इसलिए तुरंत उनकी नियुक्ति हो। बात समझ गए? बंगाल पाकिस्तान बट गया था, हो गया डिवीजन। अब इनकी सदस्यता जोगेंद्र नाथ मंडल के इससे आए थे तो खत्म हो गई। बाबा साहब तो फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, व्हाट विल हैपन टू आवर पीपल। राजेंद्र प्रसाद उनको खर्रे को चीफ मिनिस्टर को बोल के वहाँ एक क्या नाम था, नाम भूल गया, हटा के इनको वहाँ से चुन के मंगवाए। और तुम्हारा दलित वन सब क्या बोलता है, ये मिशन वाला सारे मनवादी थे। राजेंद्र प्रसाद नहीं बुलाते इनको तो क्या हो जाता फिर। बाबा साहब रोड पे धरना ही करते ना, बिल्कुल। और क्या करते। आगे चलिए। जब 25 को उन्होंने संविधान सौंप दिया, 26 नवंबर को राजेंद्र बाबू का भाषण होता है। वो कहते हैं कि इस कुर्सी पर बैठकर संविधान सभा के कार्य का मैं रोज निरीक्षण करता आया हूँ। जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नहीं बैठते हैं, सारे मेंबर लोग वहीं रहते थे जी। संविधान सभा की मसौदा समिति द्वारा कितने उत्साह, निष्ठा और लगन के साथ काम को पूरा किया, इसका एहसास किसी और से अधिक मुझे है। खासकर मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बगैर इसे पूरा किया। तालियां बज रही। मसौदा समिति और उसके अध्यक्ष पद के लिए उन्हें चुनने का जो निर्णय हमने लिया, उससे बेहतर और उचित निर्णय कोई और नहीं था। उनका चुनाव सार्थक था, ये साबित कर दिखाया। ठीक, इतना ही नहीं, उन्होंने जो कार्य किया उनके कार्य को एक ओज प्राप्त हुआ। इस संदर्भ में समिति के अन्य सदस्यों के बीच भेदभाव करना ठीक नहीं होगा। मैं जानता हूं कि अध्यक्ष की तरह ही सभी ने अपनत्व और निश्चय काम किया। राष्ट्र उन्हें धन्यवाद दे, वे इस योग्य हैं। राजेंद्र बाबू का भाषण है। बाबा साहब के बारे में जो उन्होंने कहा है वो बड़ा एक तरीके से, मतलब आज के समय पर सोचना चाहिए लोग। हम तो सबसे पहले अपने समाजों को कहते हैं कि तुम लोग को जो ना अफीम चटा दिया है ना, तो अफीम से बाहर निकलो, लोगों को पढ़ो। और 55 मिनट भाषण चला है और उसमें वो बात उन्होंने कही है, बाबा साहब का भाषण वो आप कल्पना नहीं कर सकते। और ये भी मैं कह दूं, कन्फ्यूजन थोड़ा दूर भी कर दूं, कि जब बाबा साहब को लगा कि हम अब संविधान सभा में नहीं जा पाएंगे, तो उन्होंने एक संविधान तैयार किया। उसका नाम था स्टेट एंड माइनॉरिटी। और उसमें उन्होंने इंडियन रिपब्लिक की बात की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, अमेरिका के तर्ज पर। ठीक, और वो सौंपते हैं, उसमें वो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग करते हैं। लेकिन मसौदा समिति में जब जाते हैं तो उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, पृथक निर्वाचन छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए मैं जॉन डेवी का नाम बार बार क्यों लेता हूँ कि वो प्रैग्मेटिज्म के दार्शनिक थे, तो उनके स्टूडेंट रहे बाबा साहब। अच्छा, ये नहीं हुआ तो अड़े मत रहो,
और मैंने बाबा साहब के कई भाषण कहा ना कि पहनूंगी तो जड़ी वाली साड़ी, नहीं तो नंगे रहूंगी, ये मानसिकता नहीं रखना है। तो फिर 6 महीना के अंदर वो पूरा पोजीशन चेंज कर लेते हैं। और ही वॉज नॉट हैप्पी, ही वॉज नॉट हैप्पी। संविधान सभा में गए, संविधान में बनाए तो वो खुश नहीं थे, क्योंकि वो स्टेट सोशलिज्म की बात कर रहे थे कि भूमि का राष्ट्रीयकरण होगा, इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण होगा, इसका बीमा कंपनी का राष्ट्रीयकरण होगा, कलेक्टिव फार्मिंग। कोई दलित के कैडर कंपनी से बताया है, उनको समझौता करना पड़ता है और जाके अल्टीमेटली, चूंकि उसमें राजे महाराजे नवाब लोग थे ना, तो कौन जमींदारी छोड़ देगा अपना, किससे कौन कौन किससे दुश्मनी मोल लेगा। तो बोले कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, स्टेट सोशलिज्म होगा। जब नहीं लोग माना तो फिर वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ आया, नीति निर्देशक तत्व। चलिए कोई नहीं, लेकिन हमारे लोगों के लिए राज्य के ऊपर होगा कि हमारे लोगों के लिए ये काम करेंगे। मेरे एक टीचर थे, अब नहीं रहे, जब मैं हिस्ट्री पढ़ता था यहाँ एमए में, तो मेरे बहुत वो फैन थे उस ज़माने में, मैं 94-95 बात कर रहा हूँ। बोले कि सुहास चक्रवर्ती, गूगल कीजिएगा, बड़े स्कॉलर थे। बोले इतना आई डोंट अंडरस्टैंड कि डॉक्टर अंबेडकर ने इसको पूरा शेड्यूल में क्यों नहीं डाल दिया, रिजर्वेशन को राज्य की इच्छा पे क्यों छोड़ा। देखिए सुहास चक्रवर्ती हमारे गुरु रहे हैं, और कितने साल बाद संदर्भ प्रसंगवश नाम याद आ गया ना मुझे, आर्ट्स फैकल्टी मुझे बोले इसी ऐसे वो बोलते थे, बंगाली थे, बहुत शानदार अंग्रेजी बोलते थे, कि डॉक्टर अंबेडकर ने इसको फंडामेंटल राइट में क्यों नहीं डाला। उस समय मुझे अंबेडकर के बारे में ABCD ना पता था, तो मैं नहीं समझ पाया। आज मैं समझ पा रहा हूँ करीब 30 साल बाद कि उनको समझौता करना पड़ा, बिल्कुल। उनकी बात नहीं मानी गई संविधान सभा में, तो कुछ नहीं तो कुछ तो किया ना। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बातचीत हम लोग प्रोफेसर रतनलाल साहब के साथ जो है वो कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि और इसको गंभीरता से आगे बढ़ाया जाए। जी बारे में क्या बोले तो सुना दूं? बताइए सर। अभी तो मैं तो पिछली वीडियो में बताया था। मुझे इस काम का श्रेय दिया जा रहा है, लेकिन यह केवल मेरा एक मर्यादा होती है ना कहने का। बड़ा आदमी अपने तरीके से बात रखे। अच्छा, मेरे किताब लिखे हैं, तो लाइब्रेरी का जो क्लर्क है, PN है, सबका नाम लिखा है, थैंक यू वेरी मच, आपने कंट्रीब्यूशन किया, सबका नाम लिखते हैं किताब में हम लोग। अगले किताब में आपका भी लिख दूंगा। तो जो लोग काम करते हैं, साथ रहते हैं, तो उसका एक कटसी मर्यादा होता है सबका नाम लेना। मुझे इस काम का श्रेय दिया जा रहा है, लेकिन यह केवल मेरा काम नहीं है। अकेले बैठ के लिख रहे थे संविधान के, बहुत सारे लोग उसमें असिस्ट कर रहे होंगे ना। संविधान सभा के सलाहकार सर BN राव का भी इसमें आंशिक योगदान है। पिछली वीडियो में हमने बताया था, आंशिक यानी छोटा सा। हाँ, जिन्होंने मसौदा समिति के विचारार्थ संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। अरे मैं कहीं भाषण दे रहा हूँ, 4 सेक्रेटरी में होंगे, तो उसको खाली बोल दूंगा कि भाई ये सब करो, ज़रा काम करके रखो। भाई मेरे साथ काम करते हैं लोग, तो हमने रफ काम करके आके मैं देखता हूँ। सब टाइपिस्ट भी बनेंगे, ये करेंगे, सब काम थोड़ी कर पाएंगे, हैं। तो ये थे UPSC क्लर्क। क्या थे? UPSC क्लर्क BN राव। सर BN राव। हाँ, सर BN राव। इन्होंने कोई क्रांति नहीं की थी, नौकरी की है जिंदगी भर, है ना। तो आज़ादी के योगदान में RSS का कोई योगदान है? आज़ादी की लड़ाई में देश को, तो पंडित जी से पूछे नहीं सवाल, तुम थे उस प्रोग्राम में? मैंने 2-3 सवाल किए थे, तो जवाब था नहीं उनके पास। नहीं, आज़ादी की लड़ाई में RSS हिंदू महासभा क्या योगदान है, पहले ये बता दो मुझे। अच्छा एक बताइए, छोड़िए, अभी इतना भाषण दे रहे हैं, मुगल पीरियड में कोई दस्तावेज दिखाइए जो आपने भाषण दिया हो मुगल शासन के खिलाफ। चुनौती मेरा है। जब इब्राहिम लोदी आया होगा, चाहे सब लोग रहे होंगे वहाँ से, तुर्क सब आया होगा, तो आपने कोई उसके खिलाफ विद्रोह किया होगा, भाषण दिया होगा, एक दस्तावेज दिखाओ मुझे। जो 2 दिन पहले वीडियो बनाया गया था BN राव और डॉक्टर अंबेडकर को लेकर के, उसमें लोगों की इच्छा हुई कि संविधान सभा के भाषण में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने BN राव के बारे में जो कहा, अन्य लोगों के बारे में क्या कहा उस पूरे भाषण में,
कहीं BN राव इसके अलावा भी आते हैं या डॉक्टर अम्बेडकर अन्य लोगों के बारे में क्या बात करते हैं? नहीं, जनता तो गाली देती है मुझे। नहीं, लोग प्यार भी करते हैं सर, ऐसा नहीं है। नहीं, बहुत सारे खसपाई बसपाई टाइप से लोग, मिशन कमीशन वाले लोग गाली देते हैं मुझे। पंडित ने ये कहा उसमें कि अम्बेडकर का बहुत सम्मान करते हैं, तो हम भी जो है ना पंडित का सम्मान करते हैं। बर्मा का संविधान लिख दिया BN राव ने। हाँ, कहा उन लोगों बर्मा का संविधान BN राव ने। तो बर्मा के सुप्रीम कोर्ट में BN राव का मूर्ति है? कहीं बर्मा में कहीं मूर्ति लगी हुई है? कितने रिसर्च हुए हैं, शोध हुए हैं? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में गूगल सर्च करके मत पढ़ा करो। ये पंडित को भी कह रहा हूँ सम्मान के साथ। नहीं तो इस ज़माने में अब दलित लोग पढ़ रहे हैं ना, नेता भले चुप रहे ना बोले, उसको तो वोट लेगा ना, सर्वजन होंगे, पंडित जी का भी वोट चाहिए, उनका भी चाहिए, तो ना बोलेंगे। लेकिन रिसर्चर तो चित्रे उड़ा देंगे, पूरा चित्रे खींच देंगे पूरा। बर्मा में कितनी मूर्तियाँ लगी हुई है BN राव की? एक भी नहीं। फिर नहीं, आप पता करें ना, वो पंडित जी को बोलना चाहिए था कि वहाँ पे जैसे बाबा साहब का नाम मोदी साहब भी लेते हैं, भागवत सब लोग लेते हैं बाबा साहब का नाम खूब। 14 अप्रैल को सब लोग जय 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 भीम सब करते रहते हैं पूरा। तो जय राव होता है क्या बर्मा में?